अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खाबर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम के हवाले से, जो कि खतरे बदल चुका है। बारिश का सिलसिला इस वक्त पूरे पंजाब में ही जारी है और इंतज़ार भी किया जा रहा था बारिश का, क्योंकि जो स्मोक की सूरत हाल है, स्मोक की कैफियत है, उसके लिए कहा जा रहा था कि बारिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इस स्मोक की वजह से हमारी सेहत को जो नुकसान हो रहा है, बारिश हो जाती है तो ये स्मोक भी सेटल हो जाएगी। तो कौम की जानिब से बारिश की दुआएं तो की जा रही थी, कल भी हमने देखा बहुत ज़्यादा दुआएं की गई कि किसी ना किसी तरीके से बारिश हो जाए, मैच ये वॉश आउट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो दुआएं आज रंग लाई हैं और आज बारिश हो रही है। सर्दी का आगाज़ हो चुका है और सर्दियों की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे खाने पीने की रूटीन है उसमें हमें कुछ चीज़ों का इजाफा कर लेना चाहिए। सूप का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, और ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे हम इस सर्दी के मौसम को एंजॉय भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, जहां पूरी कौम ने कौमी टीम के लिए बारिश की दुआएं की और उस टीम के लिए दुआएं की जिन्होंने एशिया कप से हमें बाहर किया था। लेकिन फिर भी जिस जीत का इंतजार हम कर रहे थे कि श्रीलंका की टीम अगर जीत जाती है, वो न्यूजीलैंड को किसी तरह से हरा देती है, तो ऐसा नहीं हो सका। बारिश की पेशगोई भी थी, लेकिन कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि बारिश नहीं हुई। अब सूरत हाल कुछ इस तरह से बन चुकी है कि न्यूजीलैंड ने अपने आखिरी इस ग्रुप मैच में श्रीलंका के खिलाफ जीत के बाद उनका जो सेमीफाइनल का रास्ता था वो बहुत आसान हो चुका है। भारत, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पहले ही नॉकआउट मरहले के लिए अब क्वालिफाई भी कर चुके हैं। ताहम श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड की जो भारी मार्जिन से जीत है, उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना अब बज़ाहिर तो नामुमकिन हो चुका है, जबकि कीवीज का रास्ता अब बहुत आसान हो गया है। पॉइंट्स टेबल पर हम देख रहे हैं, भारत सबसे पहले नंबर पर मौजूद है। जबरदस्त परफॉर्मेंस है उनकी इस पूरे वर्ल्ड कप में। जनूबी अफ्रीका का दूसरा नंबर है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि न्यूजीलैंड चौथे और पाकिस्तान बदस्तूर पांचवीं पोजीशन पर मौजूद है। पाकिस्तान का इंग्लैंड से मुकाबला होने जा रहा है। क्या सिचुएशन बन सकती है, पाकिस्तान किस तरह से यह मैच जीत सकता है, कल यह मैच होने जा रहा है। प्रोग्राम में आगे चलकर इस हवाले से मजीद भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के चांसेस अब भी मौजूद हैं या नहीं हैं। इस पर मजीद डिस्कस करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। अजब करप्शन की गजब कहानी, गोगी की लूटमार बेनकाब। गजा की गलियां मैदान जंग, सहूनी फौज पर कामयाब हमले। अगर मगर की कैफियत खत्म, सेमीफाइनल का एक रास्ता अभी भी बाकी। और अब आपको तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के बारे में बताते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ईमानदारी के दावे किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन न्यूयॉर्क से लेकर पत्तौकी के जलसे अगर हम उनके देखें तो सियासी मुखालिफिन को वो चोर और डाकू मुखातिब करते रहे, लेकिन जैसे ही तरीके अदम एतमाद के बाद उनकी हुकूमत खत्म हुई तो फिर एक एक करके जो करप्शन की दास्तानें थीं वो मंजर आम पर आने लगी। अब तहरीक इंसाफ की 3 साल हुकूमत के दौरान करप्शन की होशरुबा दास्तान सामने आई है, जिसमें चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फरा साहिबा के हवाले से करप्शन की हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई है। इस पर भी आगे चलकर बात होगी। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह इलेक्शन करीब आ रहे हैं, नई सफबंदियां भी हम देख रहे हैं। बशीर मेमन को मुस्लिम लीग नून ने सिंध का सरबराह बनाया अपना, और अब इतलात यह है कि मुस्लिम लीग नून ने सिंध में पीपल्स पार्टी के जो तमाम मुखालिफिन हैं उनसे इत्तेहाद करने का फैसला कर लिया है। जिस तरह से एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद किया गया था, बाकी तमाम जमातों से भी राब्ता किया जाएगा। नवाज शरीफ इस हवाले से सिंध का दौरा भी करेंगे, और जिसमें GDA, JUI समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालिफ हर जो सियासी जमात है उससे इंतखाबी इत्तेहाद करने की बात की जा रही है। एमक्यूएम और नून लीग के दरमियान सियासी इत्तेहाद कायम हो चुका है। नून लीग 1997 के बाद अब सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो उन्हें नून लीग की सिंध की सियासत में एंट्री कुछ पसंद नहीं आ रही है, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि वो अपने मुखालिफिन को खुशामदीद कहते हैं। उनका कहना था कि सब अपनी सियासत करें, हमारी अपनी सियासत है, अपनी फिलॉसफी है। दूसरी जानिब नून लीग की जानिब से जिस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मुतालबा था, अब वो मुतालबा हमें तमाम सियासी जमातें करती दिखाई दे रही हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर तजियाकार नासिर बेग चौथाई साहब ने हमें ज्वाइन किया। बेग साहब, बहुत शुक्रिया। लिए सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कोई मैच पर भी आप कमेंट कर दें। कभी मैच पर हमने बात नहीं की है, जो पाकिस्तानी टीम के साथ हुआ, वो जो अगर मगर की सिचुएशन में हम हमेशा ही पढ़ते हैं। अपने मैचेस जीतकर हम कभी भी सेमीफाइनल में, फाइनल की दौड़ में नहीं पहुंचते हैं, यही बद्दुआएं करते हैं वो टीम उससे हार जाए और फिर दूसरी टीमों को सपोर्ट करते हैं। क्या कमेंट करेंगे आप पाकिस्तानी टीम के इस हालिया परफॉर्मेंस पर? देखिए, कल जो कुछ हुआ उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है जी। उसमें पूरी प्लानिंग न्यूजीलैंड की थी कि किस तरह खेलना है, कितने ओवर में स्कोर पूरा करना है और इतना बड़ी लीड लेनी है पाकिस्तान के खिलाफ
रन औसत के ऊपर कि पाकिस्तान सोच ही ना पाए। तो वो सब प्लानिंग से खेले वो लोग। हमने पूरा टूर्नामेंट इंक्लूडिंग एशिया कप विदाउट एनी प्लान को खेला है। हमारे प्लेयर्स अनफिट रहे हैं, अनफिट रहने के बावजूद उन्होंने खेलने की कोशिश की है और उस कोशिश में मार खाई है, बहुत बुरी तरह मार खाई है। आप देखिए ना, हमारा फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी 10 ओवर में 90 रन दे रहा है, 80 रन दे रहा है। तो ये तो बहुत हॉरिबल सिचुएशन थी। वो सारी मिथ टूट गई हमारी। शाहीन आफरीदी 1 से 5 पे आ गए, बाबर आजम 1 से 2 पर आ गए। इस तरह सब डिमोशन होती चली गई। खुद पाकिस्तानी टीम की जो रैंकिंग है वो भी नीचे आ रही है आहिस्ता। अब अफगानिस्तान से आपने मुकाबला किया, इंतहाई अफसोसनाक शर्मनाक बात थी। गेम होता है, ठीक है, क्रिकेट बाय चांस खत्म हो गया, क्रिकेट बाय प्लानिंग होती है, अब क्रिकेट बाय स्ट्रेटेजी होती है। आप अफगानिस्तान से हार गए, आपने गलत गेंद कराई, स्लिप खड़ी करके आपने स्वीप करा दिया बैट्समैन को। लेकिन भाई साहब, इसी प्लानिंग के लिए, इन्हीं स्ट्रेटजीज के लिए इंपोर्टेड कोचेस रखे गए हैं, बड़ा महंगा स्टाफ रखा गया है, चीफ सेलेक्टर हैं, वो टीम को कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, टीम में सलाहियत नहीं है, ये लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। नहीं, देखें, ये मसला है इंडिविजुअल का। कोच बता देगा आपको क्या करना है, कप्तान फील्डिंग सेट कर देगा कि मैंने 2-3 स्लिप लेनी है, तुझे गेंद इधर ही करनी है, और एक गेंद का पूरा खेल था वो। उसने गेंद वहां कराई नहीं, ऐसी गेंद दी जो स्वीप हो गया, और स्वीप पर आपने खड़ा नहीं किया था। भी कप्तान की गलती है। तो कोच आपको बताता है प्लान ये है, और आखिर में कहता है जी मेरे बताया प्लान पे अमल नहीं हुआ। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि बाहर से कोच आते हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते। आपका चीफ सिलेक्टर 25 लाख रुपए ले रहा था भाई, ले रहा है, बल्कि 6 महीने का एडवांस लिया उसने, ये भी इत्तलात हैं। तो पाकिस्तानी टीम में मैं कल सुन रहा था अब्दुल रज़ाक साहब को, बड़े अच्छे ऑलराउंडर थे, वो कहते नीयत का मसला है, और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि नीयत का मसला है। जब आप गैर मुल्की कंपनियों से मुआहदे करेंगे तो बेग साहब कल आपको लगता है कल कोई नीयत से खेलेंगे, कल कोई मौजज़ा हो सकता है, कोई उम्मीद नजर आ रही है आपको? नहीं, मेरा ख्याल है जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन जीतेंगे कैसे? ये पहले तो टॉस जीते, फिर बैटिंग करें, टॉस जीत कर, और फिर 500 रन स्कोर करें, उसके बाद तो चांस बनता है। वरना तो 50 ओवर और 5 ओवर का मसला हो जाएगा आपके लिए बहुत। चलें ठीक है, अब सियासत पर बात कर लेते हैं। मैच को तो अब कल देखेंगे कि क्या सिचुएशन बनती है। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जब हमने देखा, तहरीक अदम एतमाद आई, फराग वो पहली शख्सियत थी जिनको मुल्क से फरार करवाया गया था। चेयरमैन PTI उनको हर जगह डिफेंड करते नजर आए, हमने ये देखा, और सब हैरान भी थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस तरह की डिफेंसिव पोजीशन में क्यों आए आखिर। अब हम देख रहे हैं कि उनकी जो करप्शन की दास्तानें हैं, जो केसेस हैं, वो सामने आ रहे हैं। यार अनवर, बात यह है कि जब भी कोई हुकूमत, हमारे बहुत बड़े एक लिखारी थे, बहुत बड़े अफसाना निगार सहाफ़ी इब्राहिम जलील साहब, उनके कॉलम मैंने पढ़ रहा था पिछले दिनों, आने वाले को ताली, जाने वाले को गाली। तो हमारी मुल्क की जो पॉलिटिक्स है वो यही है कि जो आता है उसको आप क्लैप करते हो, जो जाता है उसको आप किक मारते हो। तो यही जरदारी साहब के साथ हुआ, उनके खिलाफ केस बने, 11 साल वो जेल में रहे। ये नवाज शरीफ के साथ हुआ, ये बेनज़ीर के साथ हुआ, ये इमरान खान के साथ हो रहा है। मुझे तो उस दिन ज़्यादा इंटरेस्ट फील होगा अब पूरी पॉलिटिक्स देखकर, जब आप कोई केस साबित करेंगे। देखिए, नवाज शरीफ पे अकामा निकाला ना आपने पनामा से, वो मज़ाक़ खेस, इंतहाई मज़ाक़ खेस था, और भी केस थे उनके खिलाफ, वो चला लेते, साबित कर रहे थे, लेकिन आपको ब्लैक लॉ डिस्ट्री निकालना पड़ी। भुट्टो को आपने इस तरह फांसी दी कि जो दुनिया आप पे हंसती है आज भी, वो कोट होता है, पूरी पूरी किताबें उसके ऊपर कि भुट्टो केस क्या था, पूरी बुक्स हैं, और हमें शर्म आती है हमें बाहर सेमिनार्स में जाते हुए और उसका रेफरेंस देते हुए। नवाब बेनज़ीर भुट्टो को जिस तरह हुकूमत से निकाला गया बदउनवानी पर, वो साबित नहीं हो पाया, वो कभी साबित नहीं हो पाया। उसके मुकाबले नवाज शरीफ को निकाला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बहाल कर दिया। तो बहुत से ऐसे मुतजाद फैसले हैं, बहुत से मुतजाद केसेस हैं जो चलते हैं। अब देखें, फराग होगी का जाना सबको पता है, किस जहाज में गई वो भी पता है सबको। 17 महीने 16 महीने क्या करते रहे आप, साबित क्यों नहीं किया आपने?
देखिए साबित तो करें ना कि इसको कम से कम आप साइफर ठीक है। लेकिन बेग साहब आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन ने इस हवाले से एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, तमाम सहाफियों को बुलाया था, एक डिफेंसिव पोजीशन में वो चले गए थे, उन्हें आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा? भाई बेचारी गोगी, क्या नाम उसका, फराह शहजादी जी, हाँ बेचारी फराह शहजादी थी वो, मतलब बेचारी उन्होंने इस्तेमाल किया था। खान साहब डिफेंस पे चले गए, डिफेंसिव पे चले गए थे अदम इत्तेमाद की तहरीक से पहले। उनका अपना कहना ये था कि बहुत अच्छा हुआ ये तहरीक आ गई और अब मैं इनको बताऊंगा, सिखाऊंगा, क्योंकि मेरी तो इतनी अदम मकबूलियत है कि मेरे कारकुन और मेरे एमएनएज अपने हलके में जाते हुए डरते हैं, इतनी महंगाई कर दी है मैंने। और वो एक गलत फैसला था अदम इत्तेमाद की तहरीक का, जो खान साहब को फ़ायदा पहुंचा गया बहुत अच्छी तरह। देखिए वो जेल में, मुझे पता है उन पर मुकदमा चल रहे हैं, मुझे पता है मुकदमात का फैसला गालिबन साइफर का फैसला तो शायद ऑन कार्ड है, ऑन कार्ड है, वो केस भी लगता है। हम हमेशा कहते हैं केस स्ट्रांग है, मैं आज कहता हूँ कि साइफर केस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फैसला कब आएगा, क्या आएगा। देखिए अनवर, लाडले बदलते रहे, कभी कोई लाडला रहा, कभी कोई लाडला प्लस रहा, कभी कोई जेल में रहा हो, जेल से बाहर आके प्राइम मिनिस्टर बन गया, ये भी हुआ हमारे यहाँ। तो मैं बहुत ज्यादा इस बारे में बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी जो मौजूदा लाडला जिन्हें समझा जा रहा है, तमाम पार्टियां ये तासुर दे रही हैं कि मुस्लिम लीग नून को जो लेवल प्लेइंग फील्ड है सिर्फ उन्हें ही मिल रही है। नवाज शरीफ को वो कह रहे हैं लाडला प्लस हैं। नून लीग अभी जो सिंध में कर रही है, सियासी राब्ते बढ़ा रही है, नवाज शरीफ का दौरा भी मुतवक्के है, उन तमाम पार्टियों से इत्तेहाद का फैसला कर रहे हैं जो कि पीपल्स पार्टी के अलावा है। ये फैसला आपको लगता है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की सियासत को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकता है, या एक गलत डिसीजन है, गलत मूव है मुस्लिम लीग नून की? ये बताऊंगा बात, पहले लाडले की बात कर लेते हैं। देखिए किसी ने उनको लाडला नहीं कहा, उन्होंने खुद को अपने आप को अब लाडला कहा है। अब जो एक्शंस बोलते हैं ना, हाई कमिश्नर आपको सी ऑफ कर रहा है, एयरपोर्ट पे आपका इस्तकबाल किस तरह हो रहा है, आपको क्या प्रोटोकॉल मिल रहा है, किले से जलसा गाह तक किस तरह आपको रिसीव किया जा रहा है, वो सब नजर आ रहा है। टीवी तो अब सब कुछ सामने आ गया, छोटे छोटे क्लिप मिल गए, वो कबूतर किस तरह छोड़ा गया वो भी क्लिप सबके सामने। तो आप कह रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वापस आ रहे हैं, ये इंतहाई इमेच्योर पॉलिटिक्स है। आपने खुद पर इल्जाम लगवा लिए, एक तो बात ये। अब बेहतर होता कि आप एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस वाली जो पॉलिटिक्स थी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, वो रखते आप इख्तलाफ करते, आप तनकीद करते दूसरों पर। अब जो सूरत हाल आप सिंध की बता रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं जी, वो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। देखिए अब मैं पीछे अगर वापस जाऊं तो पीटीआई ने क्या कोशिश नहीं की थी, अदम इत्तेमाद की तहरीक, गवर्नर राज, 7 हमले हुए थे सिंध पर फरूक नसीम की क़यादत में, और 7 नाकाम हो गए थे। उससे पहले नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की थी, सब कोशिशें करते रहे हैं। एक ज़माना था कि जब जाम सादिक अली को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, सबने मिलकर बनाया था, उसका अंजाम क्या हुआ बेचारे का। अरबाब गुलाम रहीम चीफ मिनिस्टर बनाए गए असम्बली के इजलास के बाद, तो लोगों को तोड़कर, उसका अंजाम क्या हुआ। तो ये तो देखिए, मैं ये नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी स्वीप करेगी, मैं ये भी नहीं कहूँगा बाज़ लोगों की तरह कि कराची में सारी सीटें पीटीआई और मुस्लिम लीग की हैं। बहुत से लोगों ने, 2 अफराद ने कहा है कम से कम कि कराची में तमाम सीटें आप पीटीआई और एमक्यूएम की हैं, और ये ग्राउंड रियलिटीज़ के कतई खिलाफ है। लाहौर में कोई ये नहीं कह सकता कि सारी सीटें पीपल्स पार्टी की हैं, केपी में कोई नहीं कह सकता कि सारी सीटें जेयूआई की है। लेकिन बेग साहब, जिस तरह से हम देखते हैं इन दोनों बड़ी पार्टियों को, मुस्लिम लीग नून को देखें, पंजाब में उनका होल्ड रहता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखते हैं, सिंध में होल्ड रहता है, तो जो एक बड़ी वफाकी पार्टी है उसको तो चाहिए कि तमाम सूबों में सियासत करें। पीपल्स पार्टी को पंजाब में आना चाहिए। पीपल्स पार्टी फिर इस वक्त नून लीग की सिंध आमद पर तनकीद क्यों कर रही है? अब पीडीएम में 16 माह इकट्ठे गुजारे हैं, लेकिन अब वो जो दूरियों का एक सिलसिला है, वो जो बयानात का सिलसिला है, वो अब शुरू हो चुका है। देखिए तनकीद अगर कर रहे हैं वो तो बहुत बेवकूफ़ी कर रहे हैं, उन्हें कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल आपने बयान बताया अभी जरदारी साहब का, क्या आओ सिंध में आके इंतखाबात लड़ो, तो सिंध में सबके दरवाजे खुले हुए, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मुस्लिम लीग ने अपनी तंजीम बनाई है सिंध के अंदर, वो इस काबिल नहीं है
उनको एमक्यूएम की सपोर्ट लेनी पड़ रही है। कल उन्होंने बताया कि हमारे 2-3 उम्मीदवार बहुत सीरियस है। अब कराची में आपके 2-3 उम्मीदवार सीरियस है बहुत, बाकी क्या करेंगे आप? शायद 16 सीटें मेरा ख्याल है सूबाई असम्बली के। सिंध में इख्तिदार लेने के लिए आपको 130 सीट्स चाहिए। ठीक है, 130 सीट सिंध असम्बली की, वो क्या आप ले पाएंगे? क्या एमक्यूएम दिला देगी आपको? एमक्यूएम के पास अपने पास क्या है? एमक्यूएम के अपने पास देखिए ना, अब जो पिछले इंतखाबात आए, बल्दियाती इंतखाबात भी दोनों में नहीं आए, तीनों में नहीं आए वो, बल्कि कंटोनमेंट बोर्ड में नहीं आए, लोकल बॉडीज में नहीं आए, बाई इलेक्शन में नहीं आए वो। और जो उन्होंने एमएनए का इंतखाब लड़ा, वहाँ कितने वोट मिले एमक्यूएम को? तो अब जो सहारा ले रही है मुस्लिम लीग नून, वो भी गलती है। फिर शाह अहमद शाह साहब को हटाने की क्या जरूरत थी आपको? शाह अहमद शाह सिंध का बड़ा नाम है, एक ज़ईफ हो गए हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, उनको हटाए और उनको डिमोट किया है आपने। उनको प्रेसिडेंट से हटा के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट कर दिया है। तो ये तो आपकी पॉलिटिक्स है सिंध के बारे में। बाकी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो इसी तरह से आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में भी ताकतवर इत्तेहाद बना सकती है? या फिर अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें, अहम सियासतदान अगर पीपल्स पार्टी में आ जाते हैं तो जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी का जो मुमकिन रास्ता है, क्या वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी रोक सकती है? क्योंकि बारहा यही कहा जाता है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग की ही बी टीम है। नहीं, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का कोई बड़ा चांस नहीं है पंजाब में, जनूबी पंजाब में, शुमाली पंजाब में, वस्ती पंजाब में। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी का बड़ा चांस है। भुट्टो साहब और बीबी के बाद वहाँ जिस तरह पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत चलाई है, वो गैर मकबूल सियासत है पंजाब के लिए ख़ास तौर से। ठीक है, और वो लूज कर गए हैं बहुत कुछ। वो माने ना माने, अब मेरी ट्रोलिंग हो जाए इसके ऊपर, लेकिन मैं कहूँगा कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने कारकुन से बेवफाई की है, जिस तरह मुस्लिम लीग ने सिंध में भी बेवफाई की है। इस तरह वो कारकुन को भूल गया, अपने लोगों को भूल गया। अब ख्याल आ रहा है, अंगड़ाई लेके उठे हैं वो कि हम पंजाब में जाएंगे। पंजाब में उन्हें कुछ मिलना नहीं है, सच्ची बात ये। और जो देने वाले हैं उन्होंने मैंने हाथ खींच लिया है, उन्हें भी हाथ खींच लिया है। उन्होंने बलूचिस्तान से भी हाथ खींच लिया। बलूचिस्तान ने फिर हाथ बढ़ाया था उन्होंने, अब्दुल कुद्दूस भाई आए थे, वो भी वापस चले गए। तो हाथ भी खींचे जा रहे हैं, नए लाइन्स भी बनेंगे। लेकिन जो आपने जुमला कहा ना कि सूबाई पार्टियां, बात सूबे तक रहेगी। मुमकिन है मुस्लिम लीग नून पंजाब में अच्छी मेजॉरिटी ले जाए, लेकिन पीटीआई कहाँ जाएगी फिर? जो पीटीआई का वोट बैंक है वो कहाँ चला जाएगा? वो हवा में तहरीर तो नहीं होगा ना। वो मुकाबला करेगा जैसे ही मुकाबला करना होगा। वो अलीमा बीबी जलसे करें या कोई जलसे करे, लेकिन पीटीआई को 9 मई से क्लियर भी होना पड़ेगा। जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं, उनके जितने रहनुमा है वो आईपीपी में जा रहे हैं। वो चले जाएं, देखिए रहनुमा चले जाएं, रहनुमा कुछ नहीं होता। मुझे याद है, हिस्ट्री बताती है कि आप खंबे खड़े कर दें और इंतखाबी निशान कोई और हो, और लीडर आपका भले जेल में हो, फांसी घाट में हो, वो वहाँ से ऑर्डर करते कि ये मेरा उम्मीदवार है, वोट उसी को मिलना होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार नासिर बेग चौथाई साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कुदरत के निज़ाम की वजह से बारिश के कवी इम्कानात के बावजूद भी बारिश नहीं हुई और जो उम्मीदें थी पाकिस्तानी शायकीन की वो दम तोड़ गई और न्यूजीलैंड ने एक आसान मुकाबले के बाद श्रीलंका के खिलाफ अपना मैच जीत लिया। और कुदरत का निज़ाम हर तरह से ही काम करता है। अब देखना यह है कि अगर मगर की कैफियत मौजूद है या फिर ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने लगातार 4 मैच पाकिस्तान ना हारा होता तो कल पाकिस्तानियों को न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में बारिश की दुआएं नहीं करनी पड़ती थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रीलंका की बैटिंग लाइन हमने देखा रेत की दीवार साबित हुई और पूरी टीम सिर्फ 171 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 172 रन का हदफ दिया, जिसे कीवी टीम ने सिर्फ 23.2 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। और ये जो कामयाबी थी ये एक बड़े अच्छे मार्जिन के साथ थी, जिसके बाद न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में पहुंचने के जो इम्कानात हैं वो भी बढ़ चुके हैं। जबकि पाकिस्तान के लिए सूरत हाल अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तकरीबन नामुमकिन ही हो चुकी है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर न्यूजीलैंड इस वक्त 10 पॉइंट्स के साथ चौथी पोजीशन
पोजीशन पर आ गई है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अगर देखें तो सेमीफाइनल में घर में पहुंचना है तो फिर इंग्लैंड को हमें 287 रन के मार्जिन से फतह हासिल करनी होगी, जो कि एक बहुत बड़ा मार्जिन है। और हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर डिफरेंट किस्म के स्टार्ट्स शेयर किए जा रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम 450 रन स्कोर करेगी और 100 रन पर इंग्लैंड की टीम को आउट कर लेगी। तो शायद ये सब ख्वाब ही होगा अगर पाकिस्तानी टीम ये पूरा कर पाती है, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले तो टॉस जीतना होगा, पहले बैटिंग करनी पड़ेगी, इतना बड़ा टोटल सेट करना पड़ेगा और फिर जिस तरह से हिंदुस्तान के बॉलर्स बॉल कर रहे हैं मेरा ख्याल है फिर वैसी परफॉर्मेंस पाकिस्तानी बॉलर्स अगर देते हैं तो शायद ही कुछ ऐसा मुमकिन हो सके। तो पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के खिलाफ अगर बैटिंग करती है, पहले 300 रन बनाती है, तो फिर इंग्लैंड को सिर्फ 13 रन पर आउट करना होगा। तो ये बहुत मुश्किल काम है। इस तरह के जो अंदाजे लगाए गए हैं, तखमीने लगाए गए हैं, वो हमें नामुमकिनात में से ही दिखाई दे रहे हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली मेहदी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा कि वो चार्ज अगर हम ना हारते, उनमें से हम कोई 1-2 मैचेस भी जीते होते, जो कि हमने देखा अफगानिस्तान से हम बड़े बुरे तरीके से हारे, साउथ अफ्रीका से हम जिस तरह से हारे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हम अच्छा चीज स्कोर कर रहे थे लेकिन फिर एकदम से विकेटें गिर गई थी। तो ये तमाम सूरत हाल ना होती तो आज हमें वो जो अगर मगर की सिचुएशन है, दूसरी टीमों को सपोर्ट करना है, वो सब ना करना पड़ता। जी बिल्कुल सही, दुरुस्त फरमा रहे। पाकिस्तान अगर अपने 4 मैचेस में से 2 जीत जाते तो ज़रूर कल जो है बल्कि क्वालिफाई कर चुके होते सभी फाइनल्स के लिए, या उनमें से एक भी जीत जाते तो बस एक ही की ज़रूरत थी कि हम इंग्लैंड को कल हरा जाते और हम सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लेते। दुख वाली बात यह है कि 4 मैचेस में से जो 2 हैं वो हमारे हाथों में थे, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और एक जनूबी अफ्रीका, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के मैच में अगर हम कुछ कैचेस पकड़ लेते तो ऑस्ट्रेलिया इतना टोटल नहीं बनाता और हम चेस कर पाते चिन्नस्वामी बेंगलुरु में। बात यह है कि जो जनूबी अफ्रीका वाला मैच था, अगर जो जिस तरीके से दिलेरी और साथ में जिस तरीके से हमने कम बैक किया था, अगर हम वो पहले कर लेते तो हम ज़रूर कल सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते, लेकिन अब तो ना ही मुमकिन सिनारियो। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सिनारियो है ये 2019 का बिल्कुल मिरर है, क्योंकि बिल्कुल 2019 में भी हुआ था जब मैं आखिरी मैच में हमें बांग्लादेश को 300 रन से हराना था। तो पूरे कौम के साथ बहुत बहुत दुख की बात है कि अब हम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। बिल्कुल अली, जिस तरह से अभी भी हम देख रहे हैं जो स्टैट्स मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा था, बड़े ही अजीब किस्म के स्टैट्स हैं कि पाकिस्तान पहले 400 450 रन बनाए, 100-150 पर इंग्लैंड की टीम को आउट करे, या फिर अगर 300 रन बनाता है तो 13 रन पर आउट करे। इस तरह की पोजीशन में पाकिस्तानी टीम को हम हमेशा से ही क्यों देखते हैं? हम अपने मैचेस जीतने से ज्यादा उन टीमों पर इन्हिसार करते हैं कि अगर ये टीम उससे इस तरह से जीत जाए, इस तरह से हार जाए, फिर ही हम आगे आ सकेंगे। हमारी अपनी टीम बड़ी अच्छी परफॉर्म करती आई है, हमारे पास तमाम अच्छा स्टाफ मौजूद है, कोचेस मौजूद हैं, चीफ सिलेक्टर हैं, इतना पैसा पाकिस्तानी क्रिकेट पर लगाया जाता है और उसके बाद ये जो अगर मगर की सिचुएशन के बाद हम आते भी हैं, उसका क्या फायदा? देखिए, अगर मगर वाली सिचुएशन इसलिए आती है क्योंकि हमेशा अगर आप तारीख के मुताबिक देखें तो हमेशा बड़े टूर्नामेंट्स में, इस तरह के वर्ल्ड कप्स में, हम बिल्कुल आखिरी वक्त में आके हम जाग जाते हैं। जब उस वक्त हम जाग जाते हैं तो उस वक्त तक वर्ल्ड कप से हम बिल्कुल बाहर हो जाते हैं, नाम में आ जाते हैं। तो बात यही है कि देखिए, जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं देगा, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे कंपटीशन के साथ, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, ये जो वर्ल्ड कप फॉर्मेट है ये एक स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है। आपको 9 मैचेस में से कम से कम 6 तो जीतने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। अब बात यही है कि अगर हम मतलब शुरू से अच्छी कंसिस्टेंसी दिखा देते, जिस तरीके से हम पिछले 2 मैचेस में खेले वो पहले कर लेते तो हम कर सकते। बात यही है कि हमारी टीम मैनेजमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। खिलाड़ी तो अपने काम कर रहे हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट और डेटा जो एनालिस्ट होते हैं उनको ये देखना चाहिए, क्योंकि उनका काम ही है कि टीम को मोटिवेट करना। तो दुख की बात है कि उन्होंने अपना जॉब जो है, साथ में जॉब है, वो सही तरीके से नहीं किया, वरना अगर करते तो हम जरूर कल जो होते हम शायद सेमीफाइनल तक पहुंच पाते। ठीक है अली, लेकिन आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस मौजूद नहीं थे, हम एक लिमिटेड प्लेयर्स के साथ खेलते रहे, जो कि बार बार बाबर का नाम लिया जाता है कि वो अपने दोस्तों यारों को ही खिलाते हैं। टीम मैनेजमेंट को ये देखना चाहिए, पीसीबी मैनेजमेंट को ये देखना चाहिए इस हवाले से कि क्यों हम तमाम ऑप्शंस को इस्तेमाल नहीं कर पाए। बाबर उन्हीं तमाम प्लेयर्स के साथ खेलते रहे, उन्हीं को उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप के लिए लेके जाएंगे। बेंच पर भी कुछ लोग अगर बैठे हुए थे, रिजर्व में कुछ लोग थे, उनको भी हम ट्राई फिर नहीं उस तरह से कर सके। हमारे पास क्या ऑप्शंस क्यों नहीं थी? इमाम
तमाम अगर परफॉर्म नहीं कर रहे थे, फ़खर अगर इंजर्ड थे, तो हमने देखा कि हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। नसीम शाह चले गए, हमने सारा जो क्रेडिट था या हम सारा बर्डन अगर कहें उतारने के लिए हम नसीम का नाम ले लेते हैं कि नसीम नहीं थे, इसलिए पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक इतना वो फजूल हो गया कि वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर सका। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये, मैं जो मेरी अगर पर्सनली राय अगर पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि ये टीम मैनेजमेंट और साथ में बाबर का भी इसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इस पूरी कौम को पता है कि पाकिस्तान जो है उन्होंने सही टीम को नहीं सिलेक्ट किया इस वर्ल्ड कप के लिए। अब मुझे आप बताएं कि देखिए मोहम्मद नवाज ने इस वर्ल्ड कप में क्या किया, बल्कि ज़्यादा लाइबिलिटी थे इस वर्ल्ड कप के लिए। अगर हम इमाद वसीम को ले जाते तो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता। एक तो बॉलिंग अच्छी करते हैं और साथ में बैटिंग भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं, लेकिन बाबर आजम, सबको पता है कि बाबर आजम ने जिद किया था और कहा था कि नहीं, मैंने मोहम्मद नवाज को ले जाना क्योंकि इमाद वसीम से नहीं बनती। दूसरी सिनारियो ये था कि आप जो है सरफराज अहमद को ले आ सकते थे रिजर्व्स में, अगर आपने नहीं सिलेक्ट किया रिजर्व्स में डाल देते हैं या स्क्वाड ऑफ 15 में डाल देते। तीसरी बात यह है कि मोहम्मद वसीम जूनियर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे तो आप उसको शुरू में कर लेते। सबसे बात यह है कि बहुत से सिनारियोज, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टीम मैनेजमेंट ने अपने काम नहीं किया। चीफ सिलेक्टर्स का भी एक इशू था जो अब हमें पता चला है कि इंजमाम ने इस्तीफा दे दिया, तो काफ़ी कुछ पीसीबी में हो रहा था और वो टीम के मोराल को काफ़ी अफेक्ट किया। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मैं दूंगा कि पीसीबी के साथ साथ बाबर आजम को इसका पूरा जो है बोझ उठाना पड़ेगा, जिम्मेदारी का। ठीक है, तो अभी जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, कल हमें कोई मौजज़ा ही हो जाए तो पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में नजर आएगी, अदरवाइज तो टीम वापस आ जाएगी। और श्रीलंका की ऑस्ट्रेलिया जब जाना है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेलनी है, उससे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि अब मेजर चेंजेस होने चाहिए कैप्टन को लेकर, वाइस कैप्टन को लेकर और बाकी वो तमाम प्लेयर्स जो परफॉर्म नहीं कर सके। नहीं, बिल्कुल। कल की मैच की बात करें तो अगर पाकिस्तान का कोई भी मिरेकल या कोई भी चांस है तो कल फ़खर को उसी तरह खेलना होगा और पहले बैटिंग करनी होगी। अगर 400 से ऊपर हमने रन बना लिया तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बात यही है कि कोलकाता के पिच पे बड़ा स्कोर बना बहुत मुश्किल है। अगर ये कोई बेंगलुरु होता है या साथ में हम कह सकते हैं मुंबई का पिच होता है या हैदराबाद दक्कन में राजीव गांधी स्टेडियम होता है तो चांस है, लेकिन कोलकाता का पिच बड़े स्कोर बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्पिनर्स को थोड़ा सा सीम बॉलर्स को सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, आपके सवाल का जवाब ये है कि जो दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अब जो वर्ल्ड कप के बाद बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। एक तो कैप्टनसी के साथ और साथ में कुछ प्लेयर्स हैं वो अब आगे सामने आके जाके शिरकत नहीं करेंगे, तो ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन अगर हम पहले वर्ल्ड कप की बात करें, चाहे 2003 में या जब वर्ल्ड कप हुआ तो वकार, यूनुस, वसीम अकरम, ये सारे प्लेयर्स जो है वो रिटायरमेंट और साथ में उनको रिटायरमेंट की तरफ चले गए थे, वो भी हो गए, उन्होंने छोड़ भी दिया था। और 2019 में देखिए जैसे वर्ल्ड कप खत्म हुआ था तो सरफराज अहमद से कैप्टनसी सबसे लिया गया था। लेकिन 2019 मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान का जवाल हुआ था वनडे क्रिकेट में, वो उस वक्त हुआ था जब सरफराज अहमद से अपनी कैप्टनसी ली थी, क्योंकि उस जैसे कैप्टन बहुत मुश्किल जैसे कैप्टन नहीं नजर आएगा और उसने बहुत अच्छी कैप्टनसी की थी बहुत मुश्किल वक्त में। ठीक है, अभी आप क्या देख रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी को, अगर आप बॉलिंग ऑलराउंडर की अगर हम बात करें, अच्छे स्पिनर्स की बात करें, तो वो फिर इन्हें ढूंढने पड़ेंगे जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है। अब्दुल रज़ाक जैसे लोग, अजहर महमूद, शाहिद आफरीदी जैसे प्लेयर्स होने चाहिए टीम में। साथ ही साथ बाबर के हवाले से भी कमेंट कीजिएगा, उनकी कप्तानी बरकरार रहती देख रहे हैं आप? नहीं, सबसे मैं दूसरे सवाल का जवाब दूंगा। मैं खास बाबर की कैप्टनसी नहीं रहेगी। वो इसलिए रहेगी क्योंकि आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड कप में बड़े मैचेस में उन्होंने बड़े माइनर बहुत बड़े गलतियां की थी, फील्डिंग के हिसाब से, बॉलिंग चेंजेस के हिसाब से उनको पता नहीं चल रहा था कि वो कैप्टन है, कोई और मशवरा ले रहे थे। तो मेरा नहीं ख्याल है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में तो वो नहीं रहेंगे, क्योंकि अगला हमारा असाइनमेंट होगा ऑस्ट्रेलिया का टूर। दूसरी चीज़ ये है कि जो है आगे अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बहुत चेंजेस आने वाली हैं इस टीम में, क्योंकि जो है काफ़ी प्लेयर्स हैं मेरे ख्याल से, जिस तरह शादाब खान है, साथ में मोहम्मद नवाज है, ये कुछ अरसे तक नहीं नजर आएंगे। और हमारे जो बड़े प्लेयर्स हैं जिस तरह देखें शाहीन शाह अफरीदी है या साथ में वो उनको रेस्ट देना चाहिए। और स्पिनर्स की अगर बात करें तो स्पिनर्स में सबसे बड़ी बात हमारे पास स्पिनर्स हैं। आपने क्यों अबरार को जाके रिजर्व में डाला, आप उसको स्क्वाड 15 में डाल देते। आप देखो आपको ये वर्ल्ड कप में स्पिनर्स की सख्त जरूरत है। और आगे अगर देखो जो हमारे पास बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, लेकिन उनको मौका देंगे तो बाद में एक सुफियान मुकीन है जो बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली मेहदी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है, जहां KSE 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 55,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया है। 100 इंडेक्स 825 पॉइंट्स के इजाफे से 55,087 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट काशिफ मुनीर हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी काशिफ। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आज भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हमने गुज़श्ता अक्टूबर से अगर देखा जाए तो ये अक्टूबर हो या नवंबर हो, मुस्तकिल जो है वो रिकॉर्ड बन रहा है। और आज सूरत हाल ये है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कि पहली दफा तारीख में जो है इसने 55,000 का जो रिकॉर्ड है वो अबूर किया है। और मार्केट इस वक्त जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। मार्केट में अब तक 825 पॉइंट का इजाफा हो चुका है। 100 इंडेक्स इस वक्त 55,087 पॉइंट पर मौजूद है। और जिन सेक्टर में खरीदारी देखने में आ रही है उसमें बैंकिंग सेक्टर में खरीदारी देखने को मिल रही है, ऑयल एंड स्टील सेक्टर में खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो तरसीलात दर में एकदम तेजी से इजाफा देखने में आया है। आज स्टेट बैंक ने उसके नंबर भी दिए हैं। इसके अलावा IMF से मुज़ाकरात में जो है वो अच्छी खबरें आ रही है। इन तमाम चीजों से जो सरमायाकार है उनका एतमाद बहाल हुआ है एक दफा फिर, और स्टॉक मार्केट जो है वो तेजी देखने में आ रही है। और अब से कुछ लम्हात पहले जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मार्केट ने 1000 पॉइंट का जो है वो इजाफा देख लिया है। यानी मार्केट ने आज एक दफा फिर 1000 को क्रॉस कर दिया है पॉइंट को, और मार्केट तक 55,264 पॉइंट का मार्केट में अब तक इजाफा हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर, हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, अब बात करेंगे सेहत से मुतालिक। बहुत से ऐसे फल हैं, बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जो कि बहुत अंडररेटेड हैं और हम उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि हमने अपने प्रोग्राम में पहले जापानी फल की अफादियत के हवाले से आपको बताया था, ग्रेप फ्रूट की अफादियत के हवाले से आपको बताया था। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंघाड़े के हवाले से, जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अच्छा, जब हम इनको देखते हैं तो देखने में ये कोई दिल भाने वाले नहीं हैं, ना ही अगर हम इनके जायके की बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी नहीं है। और यही वजह है कि जो स्याही माइल ब्राउन छिलके में छुपे इस चीज को हम नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और सर्दियों में तो हम आमतौर पर देखते हैं कि गली कूचों में, रेडियों पर ये बिक्री होती है, लेकिन कुछ लोग इसके खस्ता साख्त और मीठे नारियल जैसे जायके को पसंद भी करते हैं, इसकी अफादियत को जानते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इसके ग़िज़ाई फ़वाइद के बारे में उन्हें बहुत ही कम मालूम होता है, इसलिए वो इन्हें खाना उस तरह से पसंद नहीं करते हैं। तो आज हम इस पर डिटेल पर बात करेंगे। इस मेवे या फल को सिंघाड़े के नाम से जाना जाता है, जबकि ये पानी फल समेत इसके मुतअद्दिद नाम भी हैं। ये सुस्त रफ्तारी से बहते पानी में उगता है, जिसकी गहराई 5 मीटर तक होती है और उसे यूरेशिया और अफ्रीका के गर्म दर्जा हरारत वाले हिस्सों में ही तलाश किया जा सकता है। सिंघाड़े जिस तरह से हम सर्दियों में देखते हैं ड्राई फ्रूट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिंघाड़ों को सर्दियों में खाते हैं। चूँकि ये हल्के बहते पानियों पर उगता है, इसलिए इस फल में उस वक्त कुछ नुकसानदेह मवाद भी हो सकता है जब इसे ताज़ा फ़रोख्त किया जाए। लेकिन इसको मुनासिब तरीके से अगर आप धोते हैं तो फिर इसका तवाज़ुन बहाल हो जाता है। इसके छिलके उतारने के बाद आप जब इसको किसी मशरूब में इस्तेमाल करते हैं, सैलड में इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग इसका सालन में भी इस्तेमाल करते हैं। और इसको अगर आप, इसका एक स्पेसिफिक टाइम है, 7 मिनट तक इसको उबालते हैं या इसको भूनते हैं, इसको भाप में रखते हैं, तो फिर ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो इस हवाले से मजीद बात करेंगे। माहिर ग़िज़ाइयत मोइना उस्मान ने हमें ज्वाइन किया है। मोइना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये फल है या ये सब्जी है? होगा, इनकी काफ़ी सारी कॉम्पोजिशन ऐसी है कि ये नट्स में भी फॉल करते हैं, जैसे चेस्ट नट कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ये फ्रूट है लेकिन कॉमनली इसको नट्स तो दिन के किस वक्त में आप समझती हैं कि खाकर इसको पकाना ज़्यादा मुफीद है? इसमें किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। इसमें आपको बॉयल करके भी ले सकते हैं, इसको किसी सैलड में रॉ भी ऐड कर सकते हैं। इनका हल्का सा स्वीट टेस्ट होता है, जिस तरह कोई भी फ्रूट सैलड हो तो उसमें आप डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसकी न्यूट्रिशन कॉम्पोजिशन ऐसी होती है कि आपको फ़ायदा दे सकती है। इसके यही 2 बेस्ट फॉर्म है, या तो आप बॉइल्ड फॉर्म में ले लें एज अ स्नैक, 10 to 12 आप इनफ एक टाइम में आपको रहते हैं, या फिर आप किसी सैलड में ऐड कर लें, किसी भी नमकीन सैलड में या फ्रूट में। तो ऐसी चीजें हैं जो आप समझती हैं जिससे फिर फायदा हो सकता है? सबसे पहले तो ये कि ये उन स्नैक्स में आता है जो बहुत कम कैलोरीज और बहुत ज़्यादा फ़ायदे देते हैं, क्योंकि नेचर की जो भी चीज़ होगी वो किसी ना किसी वजह से डिज़ाइन होगी। आपने देखा है सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं तो वाटर कंटेंट अच्छा होता है, जिस तरह कुकम्बर वगैरह में, ऑरेंजेस में वाटर कंटेंट ज़्यादा, तो आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देते। फिर इसके अलावा इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा है। जो वेट लॉस के पेशेंट होते हैं उनके लिए एज अ स्नैक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि फ़ाइबर अच्छा खासा है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, फुलफिलिंग करने के लिए अच्छा है। थर्डली इसमें पोटाशियम है जो हार्ट
हार्ट पेशेंट्स के लिए। तो आप क्या समझती हैं किन हामिल जो बीमारियां हम देखते हैं आजकल, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है? ऐसी इसकी कॉम्पोजिशन में कोई बात नहीं है कि किसी के लिए प्रोहिबिटेड हो, लेकिन वैसे आप थोड़ा सा स्वीट है, थोड़ा सा नहीं वो नहीं है कि डायबिटिक या शुगर वाले पेशेंट ना ले सकें, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम लेकिन मोइना हम देखते हैं आमतौर पर सर्दियों में और जगह जगह आजकल हम इस तरह की रेडी बानों को भी देखेंगे जो कि स्ट्रीट स्नैक के तौर पर इसको बेच रहे हैं, हाइजीन का वहां पर ख्याल नहीं रखा जाता, तो फिर आप क्या समझती हैं वो कितना फिर नुकसानदेह है? हाइजीन का प्रॉब्लम वहाँ पे रहता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो जिस तरह लोकल वेंडर्स खड़े हैं उस किस तरह कंटेमिनेशन हो रही है, कोई फ्लाइज हैं, कोई किस तरह से। लेकिन ऐसे क्योंकि वो डीप फ्राइड नहीं होते तो हम बहुत ज़्यादा मना नहीं करते कि ऐसे स्नैक्स नहीं है जो एकदम से आपकी कैलोरीज डिस्टर्ब कर देंगे या हार्ट प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाएंगे। बॉइल्ड फॉर्म में भी देखा होगा आपने, उबली भी फॉर्म में होता है जो आम भी बाहर भी होता है, उसमें सिर्फ हाइजीन इशू है। तो बेहतर ये है कि आप रॉ फॉर्म में ले लें। आपको लेकिन अक्सर हम देखते हैं बच्चे इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं, बच्चों को इस तरह के खाने खिलाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप क्या समझती हैं उनको अक्सर इसका जायका पसंद नहीं आता, कौन से ऐसे तरीके हैं जो कि फिर बच्चों को भी खिलाया जा सके? साथ जिस तरह आजकल पोमीग्रेनेट अनार का कोई सैलेड हो ना, तो उसमें अक्सर एडेड होते हैं रेसिपीज में कि आप ये चेस्टनट ऐड कर लें, क्योंकि इनका हल्का सा स्वीट फ्लेवर है, तो बाकी चीज़ों जिनमें स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है उनके साथ आप डाल दें तो क्या इसको सालन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? करते हैं सालन में बहुत कम करते हैं, यूजुअली ऐसा होता है कि हल्का सा फ्राई, बॉयल या सैलेड में ऐड। और जिस तरह से हम देखते हैं हमारी कोशिश होती है कि हम हर चीज़ का जूस निकालते हैं, तो बतौर ड्रिंक्स इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अच्छा है कि आप इस तरह खाएं ताकि उसका फाइबर हमें रहे। जब ड्रिंक में यूजुअली हम फाइबर लूज कर देते होते हैं, तो जिस तरह जितनी रॉ ठीक है। और आमतौर पर हम देखते हैं कि अगर हम कोई फ्रूट खा रहे हैं, कोई मेवा खा रहे हैं, तो ये जरूर देखते हैं हम लोग कि उसमें कैलोरीज कितनी हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कोशिश करते हैं कि वेट लॉस में कुछ चीज़ें उनकी मदद कर सकें, तो आप सिंघाड़े में ऐसी है कोई चीज़ कि वो आपके वेट लॉस में भी हेल्पफुल हो सकता है? जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर 10 से 12 में भी ना मैक्सिमम 200 कैलोरीज हैं, तो आप देखिए बाकी स्नैक्स के कंपैरिजन में बहुत लो कैलोरिक है, फाइबर भी इसमें एडेड है, तो वो वेट लॉस के लिए एज अ स्नैक बहुत अच्छा रह सकता है। बहुत शुक्रिया माहिर ग़िज़ाइयत मोइना उस्मान, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, एक वायरल वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, ग्लेन मैक्सवेल की वो इनिंग्स जो कि मेरा ख्याल है सदियों तक याद रहेगी। पहले एक वीडियो इस हवाले से एक नौजवान बच्चे ने, बल्कि एक बच्चे ने वीडियो बनाई है, वो आपके साथ शेयर करते हैं, फिर उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, कल जब मैंने ये वीडियो देखी तो फिर मैंने अपनी टीम को कहा कि हमें इस वीडियो को चलाना चाहिए, क्योंकि जिस तर्ज की बल्लेबाजी ग्लेन मैक्सवेल ने की है उसकी सही अक्कासी ये बच्चा हमें करता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से वो शॉट्स लगा रहा है, सिंगल हैंडेडली खेल रहा है, विकेट के साथ खेल रहा है, पांव से छक्के चौके मार रहा है, रिवर्स स्वीप खेल रहा है, और जिस तरह से जिस मजे के साथ ये वीडियो बनाई गई है, जिस तरह से ग्लेन मैक्सवेल, क्योंकि उनको हैमस्ट्रिंग में हमने देखा प्रॉब्लम हो रही थी, उनकी बैक में दर्द हो रही थी, कभी वो क्रीज पर लेट भी जाते थे, तो वो पूरी एक्टिंग हम देख रहे हैं कि वो बच्चा हूबहू उनको कॉपी कर रहा है, और लेट कर भी उसने कुछ शॉट्स लगाए हैं, फोन पर बात करते हुए भी शॉट्स लगाए हैं। तो बच्चों को ये वीडियोस बड़ी पसंद आ रही है, बल्कि जो बड़े हैं जिन्होंने ग्लेन मैक्सवेल की वो इनिंग्स देखी है जिसमें उन्होंने 201 रन बनाए थे, और वो सिंगल्स नहीं ले रहे थे, वो डबल्स नहीं ले रहे थे, इस वजह से क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो सिर्फ क्रीज पर खड़े थे, अपने लोअर पोर्शन को भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, सिर्फ चौके मार रहे थे, सिर्फ छक्के मार रहे थे। तो इस बच्चे ने सही उसकी अक्कासी की है, और बड़ी जबरदस्त वीडियो है, सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है, मिलियंस ऑफ व्यूज हो चुके हैं। बच्चे बड़े सभी इस वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद करें, क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो फेवर है वो हम देख रहे हैं हर तरफ दिखाई दे रहा है। और उसके बीच जब इस तरह की वीडियो सामने आई है, जिस तरह से लेटकर क्रीज पर चौके और छक्के लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से ग्लेन मैक्सवेल छक्के लगा रहे थे, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। बहरहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा के हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सियासी मंजरनामे में तब्दीलियां हो रही हैं और नए सियासी महाजों को वक्त की ज़रूरत करार दिया जा रहा है। नून लीग के सिंध और बलूचिस्तान की सियासत में एंट्री से मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा वाज़ेह होता दिखाई देने लगा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बात करें तो सियासत में उनकी एंट्री तो नहीं है, लेकिन उनके पास पहले से सियासत का तजुर्बा रखने वालों की एक वसी तादाद मौजूद है। क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी सियासत में इत्तेहाद पर यकीन रखती है? इन सवालों का जवाब भी हम जानेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सिंध, बलूचिस्तान और केपी में सियासी राब्ते
अब हो रहे हैं, कुछ इत्तेहाद भी बन चुके हैं। जैसे हमने देखा कि एमक्यूएम की जानिब से ऐलान भी कर दिया गया है, कुछ के ऐलानात अभी होना बाकी हैं। तो सवाल इस वक्त ये है कि क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी मुमकिन तौर पर किसी पार्टी से इत्तेहाद करेगी, उनका लायामल क्या होगा, उनका इस हवाले से मंशूर क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस तरह से एक्टिव हमें दिखाई दे रही है, और यह भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जल्द ही सिंध का दौरा भी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी मुस्तरफ दिखाई दे रही है, जो एमक्यूएम के साथ मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद हुआ है, लेकिन फिर भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से खुशामदीद कहा गया है मुस्लिम लीग नून को कि वो भी यहाँ पर आएँ, अपनी सियासत करें, हम अपनी सियासत करेंगे और हम किसी को सियासत से नहीं रोकते हैं। अब देखना यह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब की सतह पर इलेक्शन लड़ते हैं या बाकी सूबों से भी उम्मीदवार खड़े करेंगे, क्योंकि नजरें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पर भी हैं। नई पार्टी जरूर है लेकिन पुराने खिलाड़ी उनके पास मौजूद हैं। साथ ही साथ ये भी देखना है कि क्या पंजाब में सीट एडजस्टमेंट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी आईपीपी बात करेगी, क्योंकि कुछ सियासी माहिरीन यही समझते हैं और यही कहा जा रहा है कि आईपीपी का जो इत्तेहाद है वो मुस्लिम लीग नून के साथ हो सकता है। जिस तरह से ओन चौधरी हमने देखा वो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए भी गए थे, हालांकि बाद में रद्द-ए-अमल भी सामने आया था। सियासत की अगर बात करते हैं, नून लीग से इत्तेहाद आईपीपी करती है नहीं करती है, उनके इस हवाले से क्या डिसीजन है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की अगर बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा भी किया है, और सवाल यही उठ रहा है क्या बतौर सदर पाकिस्तान उनको किसी खास सियासी जमात की बात करनी चाहिए। और दूसरा ये भी कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो तमाम जमातें हैं क्या उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर है, क्योंकि बारहा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को कहा जाता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, वो सदर मुमलिकत के तौर पर काम करते हमें कम ही दिखाई देते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान सीनियर रहनुमा फिरदौस आशिक आबान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। फिरदौस साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मुस्लिम लीग नून के हम देख रहे हैं सिंध, बलोचिस्तान और केपी में सियासी राब्ते हो रहे हैं, कुछ इत्तेहाद बन भी चुके हैं, एमक्यूएम इस हवाले से ऐलान कर चुकी है, कुछ के ऐलानात होना अभी बाकी हैं। नवाज शरीफ साहब ने सिंध का दौरा भी करना है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए सवाल यह है कि मुमकिन तौर पर आप किस पार्टी से इत्तेहाद करेंगे? इस तरह की कोई सिचुएशन बनती देख रही हैं आप? देखिए, बात तो ये है कि आपको इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार और तसादम की सियासत है उससे निकल के एक मुफाहमत और यकजहती की सियासत जो है उसको आगे चलाना है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त टकराव, खंचातानी और अफरा तफरी का मजीद मुतहम्मल नहीं हो सकता। हमारी सियासत अपने अपने मोर्चे, अपने अपने निशान और अपने अपने प्लेटफॉर्म से होगी, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले कि क्या उससे पाकिस्तान को क्या हासिल होगा, पाकिस्तान के अवाम को क्या मिलेगा, पाकिस्तान की मौजूदा मुश्किलात से निकलने का क्या ये लाए अमल और रास्ता जो है वो पाकिस्तान को उस मंजिल पे ले जाएगा। तो ये वो सारे चैलेंजेस हैं जिससे निपटने के लिए इलेक्शन का इनेकाद जरूरी है। अब इलेक्शन का इनेकाद करने से पहले एक मुफाहमत की फजा चाहिए। एक पाकिस्तान के अंदर जो है वो अनरेस्ट जो है उसको खत्म होना है। गैर यकीनी सूरत और मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम, जब तक ये दोनों खत्म नहीं होते कौम के लिए खुशखबरी कोई नहीं आती। और हम ये समझते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी किस वक्त पाकिस्तान को मजीद तकसीम करके अवाम की मुश्किलात को कम करने के बजाय अगर ये इलेक्शन जो है वो उसमें इजाफा करने का बायस बनता है तो उससे पहले जो है, क्योंकि अरबों रुपए कौम के जो है इस इलेक्शन पे खर्च होने जा रहे हैं, और उस इलेक्शन का आउटकम जो है अगर अवाम की तकलीफ, मसाइल और मुल्क की मुश्किलात में इजाफे का बायस बनता है, उससे पहले एक ग्रेटर डायलॉग की जरूरत है। इलेक्शन से पहले साहिबा पंजाब की सतह पर इलेक्शन लड़ेंगे या बाकी सूबों से भी उम्मीदवार खड़े करेंगे? और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब में जो सीट एडजस्टमेंट है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, बात तो उससे होती है जिसके पल्ले अपने कुछ हो। अगर पीपल्स पार्टी का पंजाब में या किसी भी सियासी जमात का कोई वजूद होगा, हल्कों के अंदर उनकी कोई पजीराई होगी, वोट बैंक होगा, तो कौन सी सियासी जमात है जो नहीं चाहेगी कि वो जीते और अब उसके कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा सीटें लें। देखना है कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है, और ग्राउंड रियलिटीज की बुनियाद पे ही फैसले हम करेंगे।
और मकसद ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपने मंशूर पे उसी वक्त अमल कर सकती है अगर वो पार्लियामेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा सीटें ले, और ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने के लिए गिव एंड टेक के साथ हल्के को सामने रखते हुए हल्का वाइज हमारी प्लानिंग होगी, और हल्का वाइज ही हमारी सियासी जो है एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग, और किसी भी जमात के साथ किस हल्के में हमने स्पेस लेनी है और किस पे हमने स्पेस लेनी है, इसका फैसला जो है इलेक्शन शेड्यूल के बाद होगा। अभी टू अर्ली टू कमेंट ऑन एनीथिंग। सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि पब्लिक जो है, आवाम जो है, वो ये चाहती है कि जो आजमाए हुए हैं वो जमातें जिन्होंने बारियां ली, जिन्होंने इससे पहले कई दफा इक्तदार के सिंहासन के ऊपर वो विराजमान रही, अगर वो डिलीवर नहीं कर सकी तो फिर उन्हें बार बार मौका नहीं मिलना चाहिए। ठीक है फिरदौस साहब, जिसने गुलाम सरवर साहब हमने देखा उन्होंने आईपीपी ज्वाइन की है, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और रहनुमाओं से भी क्या बातचीत चल रही है या फिर गिनती पूरी हो चुकी है? जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं कि लोग उन पुराने फेसेस को ट्राई कर चुके हैं, अगर हम आईपीपी की बात भी करें तो वो आईपीपी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही मौजूद हैं। देखिए उसमें एक है किसी शख्सियत का किसी जमात में होना, एक है किसी जमात का इक़्तिदार में होना, तो मुख्तलिफ चीजें है ना। जो टीम का कैप्टन होता है बेसिक तो उसको सारी टीम फॉलो कर रही होती है ना, इंस्ट्रक्शन उसकी चलती है, फील्डिंग वो सेट करता है, और टीम का किस जगह किस को डिफेंस पे लेके जाना है, किसको ऑफेंस पे लेके जाना है, ये फैसले टीम कैप्टन करता है। लेकिन फिरदौस साहब आप क्या समझती हैं, आपके जो प्रीवियस कैप्टन थे अब आप लोग ही उनसे नाराज हैं? देखिए वो कैप्टन ने तो कैप्टनसी का वो बेड़ा गर्क किया कि इस सियासी ग्राउंड के अंदर उसने जो फॉल प्ले किया उसकी वजह से सारी पीटीआई जो है इस वक्त रेड कार्ड दिखा के ग्राउंड से बाहर है। तो वो कैप्टन अगर फॉल प्ले करेगा तो बाकी खिलाड़ी जो है उसका खमियाजा भुगतेंगे। और बात देख रहे हैं कि जो सूरत हाल चल रही है, आपने कहा कि क्या गिनती पूरी हो गई है? नहीं, हमारी गिनती अभी जो है वो हर उस हल्के के अंदर जहां पे हम समझते हैं कि अवामी पजीराई की हमें जरूरत है और वहां हमें अपने लोकल जो इलेक्टेबल्स हैं उनको साथ चलाना जरूरी है, तो हम उनको घरों में और आवाम के दिलों पर दस्तक देने के लिए उन इलेक्टेबल्स को साथ लेके चलें। ठीक है। अच्छा फिरदौस साहब, फरज शहजादी के हवाले से सवाल करना चाहूंगा। जो स्कैंडल्स जो करप्शन की अब हम सामने आ रहे हैं, उनकी जो करप्शन अब आश्कार हो रही है, चेयरमैन पीटीआई हमने देखा हमेशा उनका दिफा करते नजर आए, उनके हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, हालांकि हीरो वाली जो कॉल है उसका भी सबको ही पता है, सभी उस हवाले से जानते हैं। फिर फराह गोगी का सबसे पहले फरार होना उनको और भी मशकूक बनाता है। आप जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थी तो उनके असर और सुख का अंदाजा आपको होता था? आप उस पर कभी बात करती थी? मैं दोनों दफा उन्हीं की विक्टिम बनी हूँ, और दोनों दफा इन्हीं दो खवातीन ने मुझे डिग्रेड करके रिजाइन ली है। उसके पीछे ये था कि मैं उनका कमाऊ पुत्र नहीं था। वहाँ कैबिनेट में उनको वो बंदा चाहिए होता था जो बड़ी बड़ी सलामियां और बड़े बड़े तोहाइफ और बड़े बड़े उनको निछावर करे जाके तोहफे तोहाइफ। तो मैंने जब किसी से लेना नहीं होता था तो मैंने आगे इनकी जेबों में डालना कैसे था, किसी की जेब काट के आपने इनकी जेबों में डालना था ना। तो जो उनके उस पर पूरा नहीं उतरता था वो उसके लिए उनके लिए वो नापसंदीदा शख्सियत होती थी। और मुझे दोनों दफा इन्हीं के माइंडसेट का मैं विक्टिम बनी हूँ, क्योंकि मैं आपको पता इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री इज अ चैलेंजिंग असाइनमेंट। उसमें क्या टाइम होता है चापलूसियों का, और जा के आप इनके दरवाजों के बाहर हाजरियां लगाने का दरबारी बन के, तो आपको तो अपनी होश नहीं होती। तो इसी बात में नाराज होती थी कि मैं जो है वो बाकी सारे वज़ीर जो है वो आते हैं और मैं जो है वो आती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम मुझे पेश नहीं देता था। तो वो उनकी रसाई इस हद तक थी कि वो जिसके लिए क्योंकि मेरे लिए तो वो सिर्फ खान साहब तो नहीं टीवी देख रहे होते थे, तो वो घर में उनकी हतूने अव्वल बैठी होती थी। तो जो ही वो घर एंटर होते थे तो अगर वो उन्हें कहती थी किसने आपको सही डिफेंड नहीं किया, किसने जो है वो आपको इसका डिफेंस वीक रहा, इसकी परफॉर्मेंस वीक रही, क्योंकि वो कहानियां। लेकिन ये तमाम जो सिचुएशन थी, ये दूसरे पार्टी अरकान को या पीटीआई चेयरमैन को इसका अदराक नहीं था कि वो क्या कर रही हैं?
था, जरूरत किसी को नहीं थी कि वो उनको बताते। जो बताने की जरूरत करता वो निशान इबरत बनता, फिर वो उस कैबिनेट में उसी वक्त फारग होता। और मेरा ये कसूर पंजाब में यही किया था जुर्म मैंने, कि मैंने सच बता दिया था उनको कि यहाँ क्या हो रहा है, और उसके कोई आधे घंटे बाद मुझसे रिजाइन ले लिया गया। ठीक है, लास्ट कमेंट आपका चाहूंगा फवाद चौधरी के हवाले से। शुरू के इजलास में हमने देखा, उसके बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ वो नजर नहीं आए, अब गिरफ्तार भी हो चुके हैं, कोई रद्द-ए-अमल आईपीपी की जानिब से सामने नहीं आया। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की कोई वजूहात आप जानती हैं, उनकी गिरफ्तारी पर आप क्या कहेंगी? देखिए, उसमें मैं सबसे पहले तो वो यकीनन आए आईपीपी में, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के जिस तरह का इमोशनल सीन क्रिएट किए, जिस तरह से उन्होंने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सबोताज करके कैमरों का रुख अपनी तरफ करवाया और कोशिश की कि वो मैसेज दे सके खान साहब को कि मैं आज भी आपके साथ हूँ। तो विकेट की दोनों तरफ जब आप खेलते हैं तो फिर उसके लिए क्लैरिटी जो है वो बड़ी जरूरी होती है। तो आईपीपी का हिस्सा नहीं है वो आए दोनों दफा, अभी गिरफ्तारी से चंद हफ्ते पहले भी वो जहांगीर तरीन साहब से मिले। ठीक है। तो जब भी आए अपने लिए रिलीफ के लिए आए, क्योंकि वो ईसीएल से नाम निकलवाना चाहते थे, वो बाहर जाना चाहते थे, और वो बार बार इसी बात पर बजीद थे कि मुझे बाहर भेजने के लिए मेरा नाम स्टॉप लिस्ट से निकाला जाए। ठीक है, लेकिन जिस तरह से आप ये कह रही है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे, तो जेलम से क्या आप लोग फिर उन्हें टिकट दे रहे हैं या वो आईपीपी का हिस्सा नहीं है? देखिए, फिलहाल तो पहले उनकी एंड पे क्लैरिटी चाहिए ना कि वो क्या चाहते हैं। हमारे एंड पे तो क्लैरिटी थी, तो हमने उनको वो दावत दी थी ना। ठीक है, हमने अब उनकी एंड पे क्लैरिटी है कि वो क्या चाहते हैं। देखिए, जो तो सियासी केसेस और किसी के साथ होने वाली नाइंसाफी या इनको गलत मुकदमा में मुलव्वस करना, हमने कभी किसी भी जमात के लिए ये सपोर्ट नहीं किया कि किसी को भी आईन और कानून से बालातर होकर किसी इंतकाम का निशाना बनाया जाए। लेकिन जो अगर किसी के साथ लेन देन, गबन या धोखाधड़ी का कोई पर्चा, ठीक है, पाकिस्तान पार्टी उसको कैसे डिफाइन करे? ठीक है, फिरदौस साहब एक लास्ट कमेंट कीजिएगा। जहांगीर तरीन की को मुलाकात मुतवक्के है नवाज शरीफ से इस महीने में? देखिए, सियासत के अंदर कोई भी चीज जो है वो हद से आखिर तो होती नहीं है। गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड इम्पॉसिबिलिटीज है पॉलिटिक्स। ठीक है, लेकिन लेट्स सी कि आगे की सियासत किस तरफ करवट लेती है, उसी हिसाब से हमारी तरजीहात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान आईपीपी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। पहले भी हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया कि पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जो जाने के चांसेस हैं वो अब नामुमकिनात में से ही हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद अभी भी बाकी है और हम यही दुआ करेंगे कि पाकिस्तानी टीम वो परफॉर्मेंस दिखा दे जिसकी हम उनसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजर राहिला अहमद साहिबा ने मैं ज्वाइन किया। राहिला, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाक। सबसे पहले तो कल के मैच के हवाले से ही आपसे जानना चाहेंगे, कोई मिरेकल एक्सपेक्टेड है, कोई मौजज़ा ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तानी टीम जीतेगी? तो आप कह रही हैं, जैसे हम ब्रेक में बात कर रहे थे, कि शायद जीत जाएगी, लेकिन एक जिस बड़े मार्जिन से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उस मार्जिन से जिस मार्जिन से वो सेमीफाइनल में जा सकते हैं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है? थैंक यू सो मच अनवर फॉर कॉलिंग मी ओवर। एंड अब अगर हम इसके बारे में बात करें कि कोई पॉसिबिलिटी कि सेमीफाइनल में चले जाएंगे, इसको हम अभी पॉज करके हम आते हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है। सो एक कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं यकीनन शेयर करना चाहूँगी। जैसे हम पहले बात करते हैं, आई टोल्ड यू कि मैं एनर्जीज को बहुत रीड करती हूँ, एंड आप यकीन करें अभी से जब न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का मैच था तब तक पाकिस्तान के चांसेस इतने ब्राइट थे जाने के टूवर्ड्स द semifinals. And I don't know whether people know or not. I think अब तो it's the talk of the town सब बात कर रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में इतना जादू चला है, इतना जादू चला है कि जिसकी कोई हद नहीं। क्या वजह थी? वो हिंदुस्तान में था इसीलिए ऑब्वियसली नो वन वांट्स के वो तो यही, तो इसी वजह से सिर्फ इंडियन प्लेयर्स हम देख रहे हैं, वो ही अच्छी परफॉर्मेंस करते दिखाई दे रहे हैं। Exactly. वही सब टीमों से जीत रहे हैं। तो और वैसे भी बहुत ज्यादा इन्होंने और भी बहुत सारी चीजें चेंज की
की, प्लानिंग चेंज की, बहुत कुछ किया है। एंड न्यूजीलैंड का मैच भी इतने मार्जिन से उनका जीत जाना भी वो एनर्जीज की गेम ऊपर नीचे करने की वजह से हुआ है। नाउ कमिंग बैक टू पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच जो कि कल है, एक तो कल की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मेन जो है दैट इज न्यूमरोलॉजी, और फिर आई टेक अ लिटिल बिट ऑफ हेल्प फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी एंड एनर्जीज। और स्टार्स जो हैं तो सितारे डूबते दिखाई दे रहे हैं, सितारे डूबते, सितारे आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैश में नजर आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि 11th डेट है। अच्छा, 11 में स्ट्रगल होती है, मंथ भी 11 है, और एक तरफ स्ट्रगल होती है और दूसरी तरफ इसमें 11 एक बहुत बड़ा पोर्टल खुल रहा है। बाय द वे ये वो पोर्टल है जिसमें मैनिफेस्टेशन और अबंडेंस का पोर्टल है, तो इसमें आप कल के दिन में वैसे ही कोई इबादत करें या दुआ करें तो वो कबूल हो सकती है। अब इसकी बेस के ऊपर एनर्जीज भी चेंज हो सकती है। ऑब्वियसली जितनी ज्यादा दुआ करेंगे उतनी फेवर में जाएगी, वो चीज फेवर करिए। दूसरा ये कि पाकिस्तान का जो पर्सनल डे नंबर बन रहा है वो 8 बन रहा है, और 8 पाकिस्तान को फेवर कर रहा है, बट इंग्लैंड का भी 8 बन रहा है, तो 8 को साथ क्लैश भी करता है, और 8 सैटर्न का नंबर भी है और सैटरडे का डे है। तो इसका मतलब ये है कि मुकाबला बहुत सख्त होगा। अच्छा, सो दे आर नॉट गोइंग टू गिव पाकिस्तान वेरी इजी विन। दुआओं की उम्मीद है वो अभी भी बाकी, और टीम को दुआओं की जरूरत तो है, बिल्कुल है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इतने कड़े जो भी स्ट्रॉन्ग मुकाबला, उसके बाद भी जो पाकिस्तान के चांसेस है ना वो इंग्लैंड से ज्यादा है विन करने के। ठीक है, लेकिन सिर्फ विन के हैं, सेमीफाइनल तक वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इंग्लैंड को हरा देंगे को 200-300 स्कोर से, वो पॉसिबल नहीं हो सकेगा। अब यू एंड मी वी कैन जस्ट होप एंड प्रे फॉर अ मिरेकल टू हैपन। लेकिन अगर तो हम एक तरफ ये बात करें कि बहुत टफ मुकाबला होने वाला है, तो फिर तो मुझे वो नहीं होता। ठीक है। अच्छा, फाइनल में कौन सी टीम जाती देख रही हैं? 2 टीमें, और कौन सी टीम फिर फाइनल जीत भी जाएगी? अच्छा, मुझे अब इसके अंदर अगर आप देखा जाए तो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया तो मुझे पक्की जाती लग रही है। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया विन करने के वर्ल्ड कप चांसेस भी कहीं ज्यादा, उस वक्त इंडिया का जादू नहीं चलेगा। हाँ, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो किस हद तक वो कर सकते हैं ना। और 15 नवंबर के बाद इंडिया की जो अपने प्लानिटरी पोजीशंस हैं वो रेट्रोग्रेड में जा रहे हैं, तो उसके बाद मुश्किलात उनकी काफी हो सकती हैं। तो अगर मर के इंडिया पहुंच भी जाता है इन द फाइनल्स, वो आई फील कि शायद ना पहुंच सके, तो फिर भी विन मुझे लगता है कि बड़ा अपसेट हो जाएगा हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि जिस तरह से वो मैचेस जीतते आ रहे हैं। अच्छा, कैप्टन ऑफ द टीम की बात कर लेते हैं बाबर आजम के हवाले से। उनके सितारे, क्योंकि हमने देखा एशिया कप से या वर्ल्ड कप में हमने देखा मुसलसल गर्दिश में रहे हैं, हमने पहले भी प्रोग्राम में काफी बार डिस्कस किया। तो अब बाबर की सिचुएशन किस तरह की हमें नजर आ रही है? अगर टीम वापस आ रही है कल का मैच खेलने के बाद, तो फिर एक आपको लग रहा है कि कप्तानी से हटा दिया जाएगा या कप्तान बाबर ही रहेंगे? अच्छा, इनका स्लम्प आएगा। अब अगर हम बाबर आजम की बात करें तो जो डेट मुझे उनकी मिली थी उसके हिसाब से उनका पर्सनल ईयर जो बन रहा है इस साल वो 5 है। 5 चेंजेस का है और बहुत रैपिड चेंजेस, तो इनका ग्राफ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहा है। और फिर वो कंट्रोवर्सीज भी बहुत अट्रैक्ट करता है, तो वो भी इनके बारे में काफी होती रही है। बट येट अगेन 5 अपॉर्चुनिटीज का भी है, निकल जाता है। तो अगर उस पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो यस, बहुत कुछ बैकलैश, बहुत बातें उनके खिलाफ होंगी, लेकिन क्योंकि नेक्स्ट ईयर उनका पर्सनल ईयर नंबर 6 है और 6 लाख का नंबर होता है, थोड़ा सा हो सकता है थोड़ी देर के लिए उनको साइड पे बिठा दें, लेकिन अभी मुझे लगता है नहीं है कि वो बिल्कुल हटा दिए जाएंगे कप्तानी। ठीक है, यानी कि कप्तानी पर रहेंगे अभी, कोई ऐसा चांस नहीं है कि उन्हें हटा दिया जाएगा। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में हम देखें तो उसमें भी रैपिड चेंजेस हैं, तो चेंजेस बहुत होंगी और नेक्स्ट ईयर मार्च के अराउंड एक नई टीम इमर्ज होगी। लेकिन उसमें भी अगर मैं देखूं तो बाबर आजम मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। कल के मैच के लिए जिस तरह से हमने देखा फखर जमान ने जिस तरह की बैटिंग की है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसी तरह की बल्लेबाजी अगर वो कर लेते हैं, पाकिस्तानी टीम पहले बैटिंग कर लेती है तो फखर चलते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि जो पिकअप बैटिंग करेगी ना वो इट विल बी इन द मिड ओवर्स, मिड टू एंड में इंटेंस होता लग रहा है मैच। तो फखर जमान की एक तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि किसी ने एक दिन कर लिया तो अगले दिन भी वही करेगा। उस
उस लेवल का मुझे फखर जमान आज कल खेलते नजर नहीं आ रहे, बट ही विल स्टिल डू समथिंग। ठीक है। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी हमने देखा इस वर्ल्ड कप में हमें उस तरह से परफॉर्म करते नहीं दिखाई दिए, प्रेशर उन पर बहुत ज्यादा रहा, बहुत ज्यादा स्कोर उन्होंने, उनके फ्यूचर को आप किस तरह से देख रही हैं? शाहीन शाह का ये है कि ही इज एन अमेजिंग प्लेयर, ही इज लाइक एन एसेट, लेकिन अभी मुझे जो, अगर मैं उनकी एनर्जीज में ट्यून इन करूं, क्योंकि ऑनेस्टली आई डिड नॉट हैव हिज डेट ऑफ बर्थ, तो आई डिडंट सी हिज चार्ट, लेकिन अगर मैं उनकी एनर्जीज में ट्यून इन करूं तो मुझे लग रहा है कि कोई इमोशनल चीज से वो गुजर रहे हैं, तो वो उनकी परफॉर्मेंस उस वजह से थोड़ी सी रेस्ट की कहीं ना कहीं जरूरत है, तो स्टैग्नेशन पे आई हुई है, तो इस वजह से भी वो इतना परफॉर्म, क्योंकि वो मेंटली ऑक्यूपाइड लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया एस्ट्रोलॉजर राहिला अहमद, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुमा मुबारक, अल्लाह हाफिज़।